गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स 10+2 का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। तो एक बार पहले मैं इससे पहले वाले जो चैप्टर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। 4 चैप्टर तक हमने किया हुआ है कि मांग क्या होती है, यानी कि मांग का नियम क्या था और मांग और कीमत में क्या संबंध होता है, उसको हमने 4 चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में टेबल और डायग्राम के थ्रू पढ़ लिया है। तो 5th चैप्टर में हम शुरू करने जा रहे हैं मांग की लोच क्या है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने जब डिमांड फंक्शन किया था, जब हमने डिमांड थ्योरी की थी, तो उस टाइम पे हमने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान से सुनना, कि जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और जब कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। यानी कीमत के अकॉर्डिंग मांग चेंज होती है, और वो भी विपरीत दिशा में, यानी ऑपोजिट साइड में। जैसे कीमत बढ़ी यानी चीजें महंगी हुई, तो डिमांड हम क्या कर देंगे, कम। और जब कीमत कम हुई यानी चीजें सस्ती हुई, तो हम डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो वो एक डायरेक्शन पता चली थी हमें। क्या पता चली थी? डायरेक्शन, यानी कि दिशा, कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। ये चीज हम एरो के थ्रू कई बार समझ चुके हैं। प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी, और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी। तो ये तो पढ़ा था हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में बहुत डिटेल में। अब मांग की लोच में हम क्या पढ़ेंगे? मांग की लोच में हम ये पढ़ेंगे कि कितनी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, यानी कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ध्यान से समझना। हमने जब फैक्टर्स किए थे डिमांड फंक्शन के टाइम पे कि डिमांड जो है वो उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। हमने पढ़ा था वस्तु की कीमत उसकी मांग को प्रभावित करती है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें प्रभावित करती है, उपभोक्ता की आय प्रभावित करती है ना। ये सब पॉइंट्स हमने पढ़े थे, शायद 8 या 9 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब हम कीमत के साथ में उसको संबंध को ज्ञात करेंगे, जब कीमत जितने प्रतिशत कीमत बढ़ती है और उसके अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत की मांग जो है वो घट जाती है, तो उस प्रतिशत को ज्ञात करने की तकनीक क्या कहलाएगी, मांग की कीमत लोच। अगर हम आय से संबंध करते हैं कि कितने प्रतिशत आय बढ़ने पर हमारी कितनी प्रतिशत डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आय बढ़ने पर डिमांड डेफिनेटली बढ़ती है, तो वो जो प्रतिशत निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगी, मांग की आय लोच। ठीक है, और जब हम ये करेंगे कि भाई एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पढ़ा था ना आपने। जब चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ा था। तो ऐसे ही जब हम इसके भी परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि जब कॉफी की कीमत 10% बढ़ गई तो चाय की डिमांड 20% बढ़ गई। क्यों? कॉफी सिर्फ 10% ही महंगी हुई थी, लेकिन चाय पीने जो कॉफी पीने वाले थे वो भी चाय पे आ गए, तो चाय की जो डिमांड है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई, 20%। ठीक है, तो ऐसी जब डिमांड होगी एक वस्तु और दूसरी वस्तु की, तो उनको हम क्या कहेंगे, आड़ी लोच। क्या कहेंगे, आड़ी या तिरछी लोच, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों लोच को हम 10+2 के सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, आय लोच को और आड़ी लोच को। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं मांग की सिर्फ और सिर्फ कीमत लोच, यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्लियर है? तो हम इसका पढ़ रहे हैं सबसे पहले मांग की कीमत लोच। फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, यानी कि इसकी कोटियां या श्रेणियां क्या होती है। हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे तो ये चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब क्योंकि हम जो डिमांड है उसको प्राइस के साथ कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिग्रीज। डिग्रीज यानी कि इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी बोल सकते हैं, टॉपिक नंबर 1 भी बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ब्रीफ में मैंने एक बार आपको इसकी समरी बता दी है। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें आप इसकी डिटेल जो है समरी की उसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं मांग की कीमत लोच क्या है और इसकी कोटियां या श्रेणियां क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, जब सबसे पहले हम डेफिनेशन ले रहे हैं, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में भी
प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो ये प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मैं छोटा ई और डी लिख रही हूँ, ठीक है, विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने ये पढ़ा था इससे पहले कि कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है और उल्टी दिशा में होता है। वो तो था मांग का नियम, उन्होंने परसेंटेज नहीं बताई, ये नहीं बताया कि कितना परिवर्तन होने पर कितना परिवर्तन होता है, यानी कीमत के कितना बढ़ने पर मांग कितनी घटेगी या कीमत के कितना घटने पर मांग कितनी बढ़ेगी। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि इसकी दिशा क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसकी मात्रा कितनी होती है, कितना कीमत में परिवर्तन होगा तो कितना मांग में परिवर्तन होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ कि कीमत के प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसको हम एक फॉर्मूला के थ्रू भी लिख सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। इसको हम हमेशा नीचे की साइड लिखेंगे क्योंकि कीमत के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और क्या चेंज हो रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे। क्या चेंज होता है कीमत के अकॉर्डिंग, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। क्या आता है, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अब क्योंकि कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव का साइन क्या होता है, माइनस, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, साथ में माइनस। तो ये है हमारा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, विच इज इट इज इक्वल टू माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको हम जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, यहां तक आया बेटा समझ में। अब हम शुरू कर रहे हैं इसकी क्या, कोटियां या श्रेणियां। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं सबसे पहले मांग की कीमत लोच की कोटियां या श्रेणियां। मैं एक बार इसको यहां तक इरेज कर रही हूं। मांग की जो कीमत लोच होती है उसकी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां होती हैं। मैं डिटेल में इनका नाम बता रही हूं पहले आपको। सबसे पहला आता है पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। ये जो नाम है ये आपके लिए नया है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना है इसको। ये कह रहे हैं पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। पूर्णतया मतलब पूरी तरह से, ठीक है। लोचदार मतलब फ्लेक्सिबल, यानी कि जैसे हमारे पास एक रबड़ होता है, लोच का क्या मतलब होता है, रबड़। लोच का क्या मतलब होता है, उसमें खिंचाव कितना है, यानी उसको हम कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। हम एक रबर बैंड लेते हैं, उसको कितना हम खींच सकते हैं, उसमें लोच कितनी होती है। जितना ज्यादा वो फ्लेक्सिबल होगा इट मीन्स उसमें लोच उतनी ज्यादा है। जितना कम वो फ्लेक्सिबल होगा, फॉर एग्जांपल हमारी बुक है, इसको हम खींच के लंबा नहीं कर सकते, यानी कि इसके अंदर लोच बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और कोई और चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल बबल गम होती है, उसको हम खींच लेते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स उसके अंदर लोच बहुत ज्यादा है। लेकिन जो चीजें हार्ड होती है, जिनके अंदर खिंचाव नहीं होता है, जिनको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर लोच नहीं पाई जाती है। तो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का मतलब जिसके अंदर लोच बहुत ज्यादा हो, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसकी कितनी हो, इन्फिनिटिव। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। ठीक है बेटा, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे। सेकंड पॉइंट पे हम करेंगे क्या, पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। अब बेलोचदार क्या हो गया, इसका बिल्कुल उल्टा। लोचदार जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हो। बेलोचदार जिसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, यानी जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई उसकी, 0, यानी जिसके अंदर इलास्टिसिटी कितनी होगी, 0। आगे समझ में, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं अभी अच्छे से टेबल और डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी, तो इसको पहले आप मीनिंग समझिए इनका। थर्ड नंबर पे आता है
इकाई के बराबर लोचदार मांग वक्र, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इकाई के बिल्कुल बराबर, यानी जितना कीमत में परिवर्तन उतना ही मांग में परिवर्तन, बराबर बराबर हो गया। ठीक है, ना ज्यादा मांग बढ़ी ना ज्यादा कीमत बढ़ी, दोनों की दोनों जो है वो बराबर मात्रा में ही चेंज होगा। फोर्थ नंबर पे आता है इसका इकाई से अधिक लोचदार, यानी कि जब इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज्यादा हो। इलास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोच जब किसी भी वस्तु के अंदर 1 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इकाई से अधिक। एंड लास्ट वन विल बी इकाई से कम। क्या होगी, इकाई से कम लोचदार मांग वक्र, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, इकाई से कम, लेस देन 1। 1 से कम है, इसलिए हमने जो ये एरो का निशान है हम देख रहे हैं यहाँ पर मोर देन लेस देन वाला, इसको हमने खुला रखा है एक की तरफ और बंद रखा है ईडी की तरफ। ठीक है, तो इन पांचों के पांचों जो पॉइंट्स हैं इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूर्णतया लोचदार मांग वक्र के बारे में। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र क्या होता है, जिसके अंदर मांग की लोच जो होती है वो अनंत होती है। मांग की लोच क्या होती है, अनंत होती है। इसका क्या मतलब हुआ, परफेक्टली इलास्टिक। जब किसी वस्तु की डिमांड इस तरीके की हो कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होते ही उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए। कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ इसको, OX एंड OY दिख रहे हैं आप सबको। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं हमारी क्वांटिटी और यहाँ पर ले रहे हैं हम हमारा प्राइस। ठीक है, जो हम मांग के नियम में पढ़ चुके हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पर ले रहे थे, मान लीजिए इसकी 2 मात्रा 4 मात्रा, इसकी भी 2 मात्रा और 4 मात्रा। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये अनंत है, यानी कि OX के समानांतर। ये जो DD डिमांड कर्व है ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू अनंत। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कीमत 4 रुपए है तो उसके ऊपर उपभोक्ता इसकी 2 इकाइयां भी खरीद सकता है, इसकी 4 इकाइयां भी खरीद सकता है और इसकी 6 इकाइयां भी खरीद सकता है, लेकिन प्राइस कितना रखेगा, वो 4 रुपए की। अगर प्राइस 4 रुपए से बढ़कर थोड़ा सा भी 6 रुपए भी हो जाता है तो यहाँ पर डिमांड कितनी हो गई, 0। यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है। इट मीन्स कीमत के थोड़ा सा ही बढ़ने पर डिमांड बिल्कुल घटकर 0 हो गई। कीमत बढ़ेगी देन डेफिनेटली डिमांड तो घटेगी। ठीक है, लेकिन कीमत के थोड़ा सा ही बढ़ने पर डिमांड बिल्कुल 0 हो गई, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा थी, हम उस चीज को इतना ज्यादा कम या ज्यादा कर सकते थे कि उसके अंदर हमने जो डिमांड है उसको 0 करके रख दिया। आगे बात समझ में, यानी कि डिमांड में अनंत रूप से परिवर्तन हो गया। तो ऐसे में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिट। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। हम ले लेते हैं रोजमर्रा में हम यूज करते हैं कोई एक पर्टिकुलर शैम्पू है मान लीजिए। ठीक है, तो उसको अगर हम यूज करने लग रहे हैं और अगर उसकी कीमत एकदम से थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो हमारे पास और ऑप्शंस होते हैं शैम्पूज के। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड को 0 कर दें, हम दूसरा ही खरीद लेंगे। यानी कि उसकी डिमांड ये नहीं कि हमने थोड़ा खरीद लिया, छोटा खरीद लिया और बड़ा खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे उसको। या कोई और भी चीज हो सकती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जीने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उसी को हम पकड़ के रखें। थोड़ी सी भी उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ और हम उसकी डिमांड को छोड़ देते हैं। तो इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं उसको हम किसके अंदर लेते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। क्लियर है। सेकेंड इसके अपोजिट आता है, यहीं पे करके दिखा दूं मैं। सेकंड है पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। इसमें मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी कितनी होती है, 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी वस्तु को हम बिल्कुल भी कम ज्यादा ना करें, कीमत चाहे कितनी भी बदल जाए लेकिन उसकी डिमांड को हम कम ज्यादा ना करें। फॉर एग्जाम्पल नमक है, हम घर में यूज करते हैं। ठीक है, अब नमक की थैली अगर हमारी 20 रुपए की आ रही है, ओके ध्यान से समझना, और उसकी कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी को
क्या बढ़ा देंगे, सॉरी कम कर देंगे? क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ गई तो क्वांटिटी तो कम होनी चाहिए थी। नहीं, क्यों? क्योंकि वो अति आवश्यकता की वस्तु है, उसकी क्वांटिटी को हम कम ज्यादा नहीं करेंगे। अगर उसकी कीमत कम हो गई यानी कि वो सस्ती हो गई तो क्या हम सब्जी के अंदर नमक ज्यादा डालना शुरू कर देंगे? नहीं, उतना ही डालेंगे। हालांकि होना तो क्या चाहिए था, कीमत कम हो गई तो क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अति आवश्यकता की वस्तु है। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी मांग उतनी की उतनी बनी रहती है, देन हम ये कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके अंदर क्या है, जीरो, यानी फ्लेक्सिबिलिटी, उसको कम ज्यादा करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में जो हमारा कर्व है वो कैसा बनेगा, OX एंड OY, here's our price and here's our quantity। ठीक है, अगेन मैं वही ले रही हूँ, 2 4 6, 2 4 और 6, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, इसकी जो क्वांटिटी है, 2 रुपए जब कीमत थी तो भी हम 6 ही खरीद रहे थे, जब 4 रुपए कीमत हो गई तो भी हम 6 खरीद रहे हैं, जब 6 रुपए कीमत हो गई तो भी हम 6 ही खरीद रहे हैं, 6 से कम होकर 4 हो गई तो भी हम उतनी ले रहे हैं। यानी कि ऐसे में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कीमत के बढ़ने पर या घटने पर क्वांटिटी जो है यानी मांग की मात्रा जो है वो उतनी ही बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इट मीन्स उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, जीरो। मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये तो कोई लग्जरी आइटम हो सकती है जो हम इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, और ये वो आइटम होती हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। चाहे वो कितनी भी महंगी आए, चाहे वो कितनी भी सस्ती आए, हमें वो लेनी ही होती है और उतनी ही मात्रा में लेनी होती है। हम दवाइयों के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दवाई अगर हमें आज के टाइम में कोई बहुत जरूरी है, कोई क्रिटिकल हमारा केस हो रखा है और हमें कोई दवाई लेनी है, तो वो दवाई अगर महंगी भी आती है तो भी हमें उतनी ही मात्रा उसकी लेनी होगी। अगर वो दवाई सस्ती हो जाती है तो भी हम उसको कम ज्यादा नहीं करेंगे, तो भी उतनी ही मात्रा लेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा कि उसकी लोच कैसी है, पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है, तो कोई भी वस्तु अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि उसके अंदर पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है या पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है, थर्ड हम करेंगे इसके अंदर, इसको मैं इरेज कर रही हूं। थर्ड हम करने वाले हैं इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, कि तीनों पॉइंट्स में यहीं पे ही करके दिखा रही हूं। थर्ड वन इज इकाई के बराबर लोचदार, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इकाई के बराबर, इकाई के बराबर का क्या मतलब हुआ, इकाई के बराबर का मतलब हुआ कि जितना कीमत में परिवर्तन होगा मांग में भी उतना ही परिवर्तन हो। यानी कि कीमत अगर 10% बढ़े तो मांग भी 10% ही घटे। अगर कीमत में 10% की बढ़ोतरी हो तो डिमांड में डेफिनेटली कम तो होगी, क्योंकि दिशा तो हम पढ़ चुके हैं, डिमांड में भी 10% की ही कमी होनी चाहिए। यानी प्राइस अगर 20% घटेगा तो डिमांड 20% ही बढ़ेगी। यानी कीमत में जितना परिवर्तन हो डिमांड में भी उतना ही परिवर्तन होता है, बराबर एकदम। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ जाएगी, 1। क्योंकि जब हमने ये किया था फॉर्मूले के अंदर कि ईडी इज इक्वल टू माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो जब ऊपर वाली इकाई और नीचे वाली इकाई दोनों बराबर होंगी तो आंसर तो डेफिनेटली एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। हम करेंगे इसमें OX एंड OY, यहाँ पर हमारे पास है क्वांटिटी, यहाँ पर है प्राइस। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं वही हम ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें एग्जांपल लेते हैं हम एक P पॉइंट पे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एक Q पॉइंट पे हैं। हमने इसके ऊपर हमारा फर्स्ट जो है टारगेट लिया था। ठीक है, पहले हम यहाँ पर चीजों को खरीद रहे थे। अब मान लीजिए कीमत P से बढ़कर P1 हो गई, P से बढ़कर P1 हो गई, यानी कि हम मान लीजिए यहाँ पर कर लेते हैं कि ये 10 से बढ़कर 20 हो गई। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है वो भी उतनी ही कम होनी चाहिए, यानी कि Q से घटकर Q1 ही होनी चाहिए। ये जो दोनों गैप है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आएंगे, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा कि प्राइस में होने वाले बढ़ोतरी की वजह से जो क्वांटिटी है उसमें उतनी ही घटत हुई। तो ऐसे जो हमारा डायग्राम बनेगा DD, वो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1।
एग्जैक्टली 1। यानी कीमत में जितनी वृद्धि हो रही है मांग में उतनी ही कमी हो रही है। कीमत में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो मांग में भी 10% की ही कमी हुई है। क्लियर है बेटा? ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे किसमें? इकाई के बराबर लोचदार में। अब हम जो फोर्थ पॉइंट है उसको बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, इकाई से अधिक करेंगे। इकाई से अधिक में क्या बोलेंगे खुद से बताइए। जब इकाई से बराबर में ये था कि मांग में जितना परिवर्तन कीमत में उतना ही, कीमत में जितना परिवर्तन मांग में उतना ही परिवर्तन हो रहा है, तो वो इकाई के बराबर था। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इकाई से अधिक। फोर्थ है इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कि कीमत में वृद्धि हो रही है, डिमांड में कमी हो रही है, लेकिन कीमत में तो हमने सिर्फ 10% की ही वृद्धि करी। ठीक है, लेकिन डिमांड कितनी घट गई? डिमांड घट गई हमारी 20%। यानी कि कीमत में परिवर्तन तो है कम, लेकिन डिमांड में परिवर्तन है ज्यादा। तो ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? इकाई से अधिक लोचदार। हमारा जो एडी इज इक्वल टू माइनस मांग में परिवर्तन है वो है 20 और कीमत में परिवर्तन है वो है 10। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई? 2 ना। ठीक है, और क्योंकि इनमें से एक चीज घट रही है एक चीज बढ़ रही है तो माइनस का साइन आ गया, मांग की तरफ माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये आंसर कितना आ रहा है हमारा? 2, विच इज 1 से ज्यादा। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई? मोर देन 1। ये सब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में करेंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, उस तरफ मत ध्यान देना। यहाँ देखो, कीमत में 10% की वृद्धि होने पर डिमांड में 10% से ज्यादा की कमी हो जाना, यानी 20% की, 30 की, 40 की, 50 की, कितनी भी कमी हो जाना। ठीक है, तो इसको जब हम डायग्राम के थ्रू करेंगे तो क्या करेंगे? OX एंड OY, यहाँ पर है हमारे पास में क्वांटिटी, यहाँ पर है प्राइस। ठीक है, हम इसमें दिखा रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर है हमारे पास में प्राइस। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कीमत मान लीजिए P थी, ठीक है, और क्वांटिटी थी Q स्टार्टिंग में। ठीक है, अब कीमत में हमने वृद्धि दिखाई है 10% की, हमने दिखा दिया इतना। ठीक है, P1 10%। ओके, P में जितना आप वृद्धि दिखा रहे हो Q में उससे ज्यादा कमी, हम डबल दिखा देंगे बिल्कुल। Q में उससे ज्यादा कमी दिखाएंगे, कमी ही दिखाएंगे, दोनों को बढ़ता हुआ नहीं दिखाएंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ऐसे में जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम गैप देख रहे हैं ना, कीमत में P1 में तो गैप है इतना, लेकिन Q1 में गैप आ गया इतना ज्यादा। यानी कि P में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप Q में होने वाला परिवर्तन ज्यादा होता है। तो मांग की लोच जो होती है वो कैसी होती है? इकाई से अधिक। डी डिमांड कर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। समझ आया थोड़ा? हमें क्या दिखाना है? जब बराबर दिखाया था तो ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों बराबर थे। जब इकाई से अधिक दिखा रहे हैं तो P का गैप Q के गैप से कम होगा, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ है हमारे पास, इकाई से कम लोचदार। इसमें हम सेम करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इकाई से कम बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं कि मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है। यानी कीमत के बढ़ने पर डिमांड डेफिनेटली घटेगी। अगर कीमत बढ़ी हमारी 10%, ठीक है, और डिमांड घटी हमारी सिर्फ और सिर्फ 5%। डिमांड कितनी घटी हमारी? 5%। यानी कीमत के 10% बढ़ने पर डिमांड सिर्फ 5% घटेगी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इकाई से कम। क्लियर है? तो इसको जब हम डायग्राम के थ्रू कन्वर्ट करेंगे, OX एंड OY, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप यही होता है, पहले आप OX और OY दें, फिर प्राइस एंड क्वांटिटी दें। इसके बाद हम दिखाएंगे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन आ जाता है। फिर हम दिखा रहे हैं प्राइस में 10% की वृद्धि, P1, यानी कि प्राइस हमारा बढ़ गया इतना। अब Q1 जो दिखाएंगे वो इससे आधा दिखा देंगे। ठीक है, जब आप डायग्राम बना रहे हो तो अच्छे से गैप नजर आना चाहिए। Q1 जो है कम होता हुआ दिखाएंगे, लेकिन इससे बहुत ही आधा। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, P1 और
Q1 को, तो इससे जो वक्र बनता है वो थोड़ा खड़ा सा बनेगा, जिसको हम कहेंगे DD डिमांड कर्व, यानी P से बढ़कर P1 होने पर मांग जो है Q से घटकर Q1 हो जाती है, लेकिन कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो हम क्या कहेंगे, मांग की लोचिकाई से कम लोचदार है। ये क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये थी हमारी 5 श्रेणियां या 5 कोटियां। बहुत अच्छे से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है ये, इसी में से ही छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपका बेस है इस चैप्टर का ये, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार ब्रीफ में पूरा का पूरा आपको बता रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का हमने किया। सबसे पहले मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है। हमने किया, नीचे लेंगे हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये 5 तरह का होता है। फर्स्ट हमने किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटिव, सेकंड किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, थर्ड किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, फोर्थ किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 एंड फिफ्थ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। क्लियर है। इन्फिनेटिव के टाइम पे हमने किया OX एंड OY, ये जो वक्र होता है DD वो OX के समानांतर होता है, यानी कि क्वांटिटी हम कितने भी कर लें लेकिन प्राइस हमारा सेम बना रहता है। प्राइस को जब हम थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो लोच है वो अनंत होती है। क्लियर है। सेकंड में हमने किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, यानी कि प्राइस चाहे 2 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 6 हो जाए, इसकी जो क्वांटिटी क्यू बनी हुई थी वो इसकी क्यू ही बनी रहेगी, यानी क्वांटिटी इसमें आगे पीछे नहीं होगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, कीमत के कम या ज्यादा होने पर भी चाहे कीमत बढ़ जाए चाहे घट जाए, क्वांटिटी उतनी ही बनी रहती है, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। थर्ड में हमने किया था, अगर कीमत के बढ़ने पर मांग में उतना ही कमी आती है, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग में उतना ही प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो उससे जो वक्र मिलता है हमें वो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि ये दोनों गैप हमारे बराबर रहेंगे। मोर देन 1 के टाइम पे हमने किया P एंड Q, फर्स्ट हमारा बेस यही है सब में। कीमत में जितना परिवर्तन होता है, कीमत में हमने P से बढ़ाकर P1 कर दिया, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन होता है। Q को हटाकर हम डबल दिखा देंगे Q1। ठीक है, ये देखिए इसका गैप कम है और इसका गैप ज्यादा है, बट एरो वही रहेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इससे जो वक्र मिल रहा है वो हमारा आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 एंड लास्ट वन इज OX एंड OY, here's our P, here's our Q। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया, लेस देन 1 कर रहे हैं, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में उससे कम परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन ज्यादा दिखा दे, मांग में इससे आधा दिखा दे। ठीक है, और जब हम इनको मिलाएंगे तो जो कर्व आएगा वो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कीमत में बढ़ोतरी ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी में कमी कम है। तो ये पांचों के पांचों डायग्राम मैंने आपको एक बार फिर से ब्रीफ में बता दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और फिर से इस वीडियो को देखिए। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगे या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।